हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो है सॉफ्ट पावर। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये आज के समय की एक नीड भी है कि हमको ये जानना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल जो नफ़रत का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है, दो समुदाय दो रिलीजन के बीच में लड़ाई लगवाने का और है ना एक डिसहार्मनी फैलाने की जो कोशिश चल रही है हमारे देश में, जो कि एक क्या कहेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के लोग कर रहे हैं। उस माहौल में इंडिया का जो मुसलमान है वो नए जवाब तलाश कर रहा है। वो जानना चाहता है कि इससे लड़े कैसे, इसका क्या जवाब हो सकता है। तो उसके जवाब के सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन सॉफ्ट पावर का भी है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लैकिंग है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है कि वो होती क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है ना, और उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सॉफ्ट पावर है क्या। सॉफ्ट पावर की जो अब अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे तो वो है सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस पीपल बाय योर कल्चर, वैल्यूज एंड पॉलिसी। हिंदी में मैं बता दूं कि आपकी जो क्षमता है लोगों को आकर्षित करने की, अपनी संस्कृति के जरिए, आपके मूल्यों के जरिए और आपकी नीतियों के जरिए। तो जब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपके लिए उनके दिल में प्यार आता है, आपके लिए उनके दिल में जब रिस्पेक्ट आती है, तो उस चीज को कहा जाता है सॉफ्ट पावर। इस चीज के ऊपर बहुत गवर्नमेंट्स काम करती है। गवर्नमेंट्स के पास बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं, इदारे होते हैं। थिंक टैंक मतलब एक इंस्टीट्यूट जैसे होता है जहाँ पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दानिशमंद लोग इसके ऊपर सोचते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं, नीति बनाते हैं और सरकार को बताते हैं कि ऐसी नीति और ऐसी सोच रखने से और हमारा कल्चर ऐसे रिप्रेजेंट करने से ये सॉफ्ट पावर बढ़ती है, ठीक है। आज के ज़माने में आर्मीज जो है ना वो वॉर नहीं जीतती। वो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट, छोटी सी एस्पेक्ट में ही काम कर सकती है एक देश के लिए, हार्ड पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर ऐसी है जो क्या बोलेंगे उसको कि बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए निकल जाती है और लोगों के दिल में बस जाती है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। इसको कोई रोक नहीं सकता। आर्मी इसको तो रोक सकते हैं। अब आप देख रहे हो यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है, चाइना कह रहा हूँ, रशिया ने अपने टैंक्स भेजे, है ना, लेकिन पब्लिक परसेप्शन उनके तरफ नहीं है। पब्लिक सिंपैथी यूक्रेन के साथ है, तो सब यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और यूक्रेन वो वॉर जीत रहा है। इन्फॉर्मेशन का जो वॉर है, और जो जिस हिसाब से वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको हीरो बना दिया गया है, उससे उनकी बहुत मदद हो रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सॉफ्ट पावर की जो क्षमता है वो हार्ड पावर पर हावी होने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। अब अगर आपको जैसे कि आप समझना चाहो कि सॉफ्ट पावर क्या है, तो अब आपको एक करंट अफेयर के एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में चल रहा है इमरान खान के साथ, जो इमरान खान को निकालना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से लोग, वो क्यों हो रहा है। मोटे मोटे तौर पर वो इसलिए है कि इमरान खान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका और यूरोप जो वेस्ट है उनसे तोड़ना चाहता है, तोड़ रहा है और चाइना के करीब जा रहा है। अब ये जो चेंज ऑफ पॉलिसी है, ये वहाँ की जो एलीट है, वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वहाँ के जो बिजनेसमैन है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनका पैसा, उनके बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी
वो सब वेस्ट में इन्वेस्टेड है, अमेरिका में इन्वेस्टेड है ना। तो वो ये सोच रहे कि यार ये उससे उनसे काट देगा अगर, तो हम चाइना में थोड़ी ना हमारे बच्चों को बसाना चाहते हैं, तो वो उसको निकाल रहे हैं। तो ये है अमेरिका की सॉफ्ट पावर, जो बैठे बैठे कोई प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ जा रहा है तो उनकी अपनी ही जनता, अपने ही लोग उसको बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको अमेरिका से दूर नहीं होना है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर का। कोई भी कंट्री जब सुपर पावर बनती है, वो मेजॉरिटी या मोस्टली अपने सॉफ्ट पावर के ऊपर ही बनती है। सॉफ्ट पावर क्या होता है? जैसे आपको मैंने बताया, आपकी संस्कृति, आपके मूल्य और आपकी पॉलिसी, ठीक है। अब आज की डेट का जो सुपर पावर है अमेरिका, अब उसके वैल्यूज सिस्टम क्या है? वहाँ पर सबसे बड़ी आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। आप वहाँ पे कुछ भी बोलो, किसी को बुरा भला भी बोलो, किसी के खिलाफ बोलो, एज लॉन्ग एज आप किसी को धमकी नहीं दे रहे हो या किसी के ऊपर हमले की बात नहीं कर रहे हो, आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, आप वहाँ वो बात कर सकते हो। आपको आपका धर्म फॉलो करने की आज़ादी है ना, आपको अपनी लाइफ जीने की आज़ादी, आपको क्या खाना खाना है, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, इसकी आज़ादी अमेरिकन वैल्यू सिस्टम के अंदर है। तो इसीलिए हर कोई अमेरिका जाना चाहता है। इंडिया का भी जो टैलेंट है, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं। तो अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है वो इंटेलिजेंट लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ, और इसलिए आज वो इतना इनोवेट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, क्योंकि सब इंटेलिजेंट लोग वहाँ जाते हैं और वो वहीं काम करते हैं, और उनका जो वैल्यू सिस्टम है उसमें लोग पनपते हैं, इसमें बिजनेसेस बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि खुली सोच और खुले दिमाग के लोग जब जमा होते हैं तो वो अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं। और नैरो माइंडेड और छोटी सोच के जो लोग रहते हैं वो नया और बड़ा इनोवेशन का काम नहीं कर पाते। यही एक आइडियोलॉजी की जो जंग है वो आज अमेरिका और चाइना के बीच में भी हो रही है। अब आप खुद अपने आप पे ऊपर एग्जाम्पल लेके सोचो, अगर आपकी कैपेसिटी है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको कोई और कंट्री में जाके बसना है या आपका बिजनेस चलाना है, और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि अमेरिका जाओ या चाइना जाओ, तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी लोग अमेरिका जाना पसंद करेंगे, चाइना नहीं जाएंगे। चाइना भी सुपर पावर है, ऑलमोस्ट सेकंड है, लेकिन हाँ सुपर पावर ही है। तो क्यों आप अमेरिका क्यों जाएंगे? आप कोई भी धर्म के कट्टर हो इस इंडिया में, लेकिन आपको पसंद अमेरिका ही आएगा, क्योंकि आपको उसकी सोच पसंद है, आपको उनकी वैल्यूज पसंद है ना। तब आप वहाँ जाओगे और वहाँ बिजनेस करोगे और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे और उनको पैसा कमा के दोगे। तो ये उन्होंने कैसे किया? आपके माथे पे गन रख के तो नहीं किया, हार्ड पावर से नहीं किया, उन्होंने सॉफ्ट पावर से किया। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में इंडिया भी सुपर पावर हुआ करता था। क्यों बना इंडिया सुपर पावर? बहुत पैसे वाला और बहुत ट्रेड इंडिया से होता था, इसलिए बना ना। और वो ट्रेड कैसे हुआ? क्योंकि इंडियन जो सोच थी वो दुनिया से उस ज़माने में काफ़ी आगे थी। इंडिया का जो इंडिजिनस लोकल कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, ठीक है। हिंदू कल्चर के अंदर टॉलरेंस और क्या बोलेंगे उसको, एक्सेप्टेंस, और दूसरे लोगों के बारे में अच्छी बातें बताई गई है इनके धर्म में। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, सर्वधर्म संभाव। मतलब क्या? तमाम रिलीजन्स के प्रति अच्छी संभावना रखना, अच्छी सोच रखना कि सब धर्म इक्वल है। ये सोच कब थी इंडिया की? हजारों साल पहले, है ना। एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इंडियंस ने जिसका फ़ायदा नहीं उठाया रिसेंट टाइम्स में, लेकिन पहले उसका बहुत फ़ायदा मिला है, वो है वासुदेव कुटुंब। इसका क्या मतलब है? कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, कुटुंब के जैसा है। अदर वर्ड्स में आज इसको दुनिया बोलती है ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन किसी को समझ नहीं थी, तब इंडिया में इंडियन कल्चर के अंदर ये चीज़ सिखाई जा रही थी,
तभी तो इंडिया में लोग आए अलग अलग धर्म के, वो यहाँ बस गए और यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के देश से, यहाँ के लोगों से मोहब्बत हो गई। मुस्लिम्स भी आए, अरब से ही आए ना, अरब से आए यहाँ के बस गए। मुगल लोग आए यहाँ के बस गए। क्यों बसे? उनके पास तो दुनिया की दौलत थी, कहीं भी बस सकते थे। लेकिन यही जो इंडिया के ख्यालात और संस्कृति का जो सॉफ्ट पावर था वो सबको खींच के लेके आया, है ना। पर्शिया से पारसी लोग आके यहाँ बसे हुए, क्रिश्चियन लोग आके यहाँ बसे, है ना। जब यहूदियों को दुनिया में सताया जा रहा था, कई यहूदी इंडिया में आके बस गए और यहाँ पे उनके साथ ऐसा कुछ खास भेदभाव नहीं हुआ, एकदम एक्सेप्ट कर लिए गए, वो सोसाइटी के अंदर घुल मिल गए। कैसे घुल मिल गए? क्योंकि ये सोच और ये जो ख्यालों की और जो मूल्य थे इंडिया के, जो आज भी है, उसके वजह से इंडिया इतना बड़ा पावर बना था, ट्रेड का हब बना था। तो ये चीज को आपको सीखना पड़ेगा और इससे आपके पास बहुत गुडविल, बहुत लोगों की अच्छी राय आपके बारे में बनेगी, है ना। और इंडिया आज भी वैसा ही टॉलरेंट कंट्री है अपने कोर में, डीप में जो है ना, इंडिया टॉलरेंट ही कंट्री है। आप देखो, जब पार्टीशन भी हुआ तो पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे, लेकिन इंडिया के मेजॉरिटी हिंदूज ने क्या बोला? धर्म नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी करेंगे। चाहते तो वो भी धर्म की बात कर सकते थे, लेकिन इनके यहाँ ये इंडियन और हिंदू कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है नहीं। आज की डेट में कुछ अराजक तत्वों ने उसको हाईजैक कर लिया है, वो बात अलग है। और वो एक गंदगी का माहौल कुछ लोग फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये गंदगी अंदर तक नहीं है, ये खाली सरफेस पे बैठी हुई है। इसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो जब मैं शुरुआत में आपको बोल रहा था कि मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम स्पेशली जब आज की डेट में ये परेशान है और इनको लग रहा है कि काफ़ी नफरत का माहौल उनके खिलाफ बना जा रहा है, तो उनके लिए इस पे काम करना क्यों ज़रूरी है? और सबसे बेस्ट रास्ता है ये रास्ता है कि अमन, चैन और अपने लिए एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनाने का सॉफ्ट पावर। अब ये आप बोलो, अब हम आते हैं कि हम सोचते हैं कि क्यों मुसलमानों को क्यों ज़रूरत है। अगर आपको फिर भी लगता है यार ये मुसलमानों को क्यों ज़रूरत है, तो आप देखिए कि 9/11 अटैक्स के बाद में दुनिया में और दुनिया की मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ और मुस्लिम्स के बारे में एक बैड रेपुटेशन बनी हुई है, टेररिज्म वाली, कि ये लोग आतंकवादी हमले करते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं, प्लेन हाईजैक करते हैं। माना कि ये कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने ये किया है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो पूरी सोसाइटी को भरना पड़ता है ना। तो ये एक चीज है जो कि गलत है, तो उसको आपको सही करना है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आप मुसलमानों की कोई पावर है क्या इस वर्ल्ड में? इतनी खास कुछ पावर है नहीं, आप देखोगे। हालांकि वो वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ पीपल है, मतलब दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी मुसलमान है, लेकिन पावर कोई नहीं है। कैसे? आप ये इसका मापदंड मैं आपको एक देता हूँ कि जैसे कि यूएन है, यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज बनाता है ना। उन पॉलिसीज में वीटो पावर करके एक चीज होती है। वीटो पावर जो कि ऐसा पावर है जो इस कंट्री के पास अगर वो हो तो वो कोई भी पॉलिसी को रोक सकती है। उसके हामी के बिना दुनिया में कोई चीज नहीं करेगा कोई यूएन। वो कितनी कंट्रीज है पता है? सिर्फ 5। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके, बस इतने लोग हैं। इसमें एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं। हालांकि दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज है और कई अरब कंट्रीज में तेल निकलता है, ऑयल, जो कि आजकल की इतनी इम्पोर्टेंट कमोडिटी है कि दुनिया उसके बिना चल नहीं सकती, है ना। फिर भी कोई आपका से नहीं है दुनिया के मामलों में,
ये एक रीज़न। तीसरा रीज़न जिस वजह से आपको और स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि कई जब मैंने लोगों से बात करी, जब मैं कुछ मुस्लिम लोगों से बात कर रहा था, तो उनका कईयों का सोचना ये है कि कुछ अगर हम पे मुसीबत आएगी तो हमको कोई मुस्लिम कंट्री बचाने आएगा, या वो कुछ बोलेगा तो हम पे जुल्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो कंट्रीज है ना वो अपने हित में काम करती है, वो दूसरी कंट्री के हित में नहीं काम करती, दूसरी कंट्री के लोगों के हित में काम नहीं करती। उस कंट्री के जो रूलर्स है वो अपने आप खुद को पावर में रखने के लिए काम करते हैं। अब आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है जुल्म, फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें कौन कौन कंट्री है खड़ी है आज उनके साथ? सारे इजराइल के दोस्त बने हुए पूरे यार, अरब कंट्री है ना। जब जब इजराइल स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, तब किसी ने भी नहीं दिया था इजराइल का। सब बोलते थे कि हम कभी इजराइल को मानेंगे नहीं कि वो एक कंट्री है, वो इलीगल कंट्री है ना। लेकिन आज सब दोस्त बने बैठे हैं उसके। वो भी इजराइल ने बाय द वे सॉफ्ट पावर के थ्रू अचीव किया है, मैं आता हूँ उस पर। फिर जो चाइना में वीगर मुस्लिम के साथ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहूदियों के साथ हुआ था वो उनके साथ हो रहा है, होलोकॉस्ट हो रहा है उनके साथ। लेकिन कोई कंट्री की हिम्मत है मुस्लिम कंट्री की कुछ बोल दे चाइना को, है ना। तो कोई आपकी मदद के लिए कोई बाहर से आएगा ये उम्मीद ना करिए। आप सोचिए कि आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए खुद क्या कर सकते हैं और उसके ऊपर काम करिए। कोई और आएगा हमारी पैरवी करने के लिए, उसकी आस में आपने नहीं बैठना चाहिए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इजराइल का सॉफ्ट पावर, जब इजराइल स्टैब्लिश हुआ तो किसी ने उसका साथ दिया नहीं, लेकिन इजराइल ने सबका साथ नहीं छोड़ा था। इजराइल आप देखो कि फार्मास्यूटिकल में और तुम्हारे आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, और कई आईटी सेक्टर में बहुत आगे है, कई टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे चल रहा है इजराइल। लेकिन इजराइल ने हमेशा अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी जो प्रोग्रेस है वो सबके साथ शेयर किया है। इवन पाकिस्तान मुंह पे बोलने को तो बोल रहा है कि हाँ हम इजराइल को कभी मान्यता देंगे नहीं, लेकिन पीछे से ट्रेड सब चल रहा था इजराइल के साथ। अरब वर्ल्ड का भी चल रहा था, पाकिस्तान का भी चल रहा था, और आज इवेंचुअली अरब वर्ल्ड ने सामने सामने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इजराइल ने अचीव किया अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू। बड़े बड़े टास्क आप अचीव कर सकते हैं अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू, है ना। इजराइल ने आर्मी नहीं भेजी, आर्मी भेजता तो शायद नहीं हो पाता उसका काम, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती। लेकिन सॉफ्ट पावर के थ्रू हर चीज को आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, कई दीवारें तोड़ सकते हैं, बॉर्डर्स आप फलांग सकते हैं, और लोगों के दिल में घर बना ले सकते हैं। ये सॉफ्ट पावर के थ्रू होता है ना। एक और आपको एग्जांपल मैं दे दूं, अब आप इंडिया में भी देखना, जब भी 25 दिसंबर आती है, क्रिसमस डे, इंडिया में हर धर्म का आदमी क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, कोई भी धर्म का रहने दो। वो ही नहीं सोचेगा यार ये मेरे धर्म का रिलीजन नहीं है ना, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो नहीं सोचेगा। वो सेंटा क्लॉज भी बनेगा, है ना, वो गिफ्ट्स भी लाएगा, वो स्टॉकिंग्स जो लटकाते हैं वो भी करेगा, बच्चे सब करते हैं। ये इन्होंने कहाँ से किया है? ये वेस्ट ने और क्रिश्चियंस ने कैसे अचीव किया? अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू। उसका इतना बड़ा एग्जाम्पल है उनके स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। हर कोई इंडियन पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़े, है ना। और वहां पे वो अपना वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं उन बच्चों के साथ। वो बच्चे इसीलिए बड़े होने के बाद भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वो ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ईद उनको एकदम लगेगा यार ये दूसरे का है, लेकिन क्रिसमस उनको अपना लगता है। ये सॉफ्ट पावर के थ्रू होता है। एक और रीजन मैं आपको देता हूं कि क्यों मुस्लिम्स को मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इसके ऊपर काम करना चाहिए। हर धर्म ये क्लेम करता है
कि वो सही धर्म है और वो हक पे है ना, करता है। तो आप एज अ मुस्लिम अगर ये क्लेम कर रहे हो कि आप सही धर्म हो और आप हक पे हो और आपका रास्ता सही रास्ता है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप दुनिया में अच्छाई करो, दुनिया के लोगों के साथ अच्छाई करो और दुनिया में अच्छाई को बढ़ावा दो। ये आपका दावा है कि आपका धर्म सही है, तो आपकी धर्म की जो अच्छी चीज़ है उसको लोगों तक पहुंचाना और लोगों ने उसका फायदा उठाना, ये आपकी जिम्मेदारी बन गई, बराबर। तो इसीलिए आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आप बड़ी से बड़ी जंग इससे जीत सकते हो। पब्लिक के दिल में घर बना लो, तब वो आपके खिलाफ खड़े ही नहीं होंगे। जो आपके साथ खिलाफ खड़े हैं उनके साथ कभी खड़े नहीं होंगे फिर, क्योंकि आपको वो जानने लगेंगे, आपकी अच्छाइयाँ वो देखने लगेंगे। उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलमान ये नहीं है। मैं तो जानता हूँ मुसलमानों को, रोज मैं देखता हूँ, है ना। तो कोई अगर उसको झूठ बताएगा कि अरे ये मुस्लिम जैसे होते हैं, ये तो वैसे होते हैं, जो कि आजकल चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है भाई धड़ल्ले से, है ना। तो इसको काउंटर आपको अच्छाई से ही करना पड़ेगा। हेट का जवाब आपको मोहब्बत से देना पड़ेगा। बैड स्पीच का जवाब गुड स्पीच है। कोई अगर गलत बातें और गंदी बातें फैला रहा है तो आपको अच्छी बातें फैलानी पड़ेगी। आप उसका मुंह बंद मत करो। आप एक का मुंह बंद करोगे 10 मुंह और खुलते हैं। वो कभी भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं होती किसी का मुंह बंद करना। कोई गलत बातें कर रहा है तो आप सही बातें करिए, तो जो सुनने वाला है वो अपने आप अपना दिमाग लगा के सही सही और अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होगा, और आपको ये करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे करोगे? अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि इसको अचीव कैसा किया जाए, है ना। तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आप आपके दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि कोई और आपके लिए करेगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल, एक इनफरादी तौर पे आपको ये शुरू करना पड़ेगा। आप किसी रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं रुक सकते कि भैया वो करेंगे हमारे लिए, है ना, क्योंकि उनकी खुद की बहुत लिमिटेशंस है। आप अपने आप को एक डिप्लोमेट समझो। कंट्री के होते हैं ना जैसे डिप्लोमेट, जो कंट्री के इंटरेस्ट और कंट्री की पॉलिसीज और कंट्री के वैल्यूज दूसरी कंट्रीज में फैलाते हैं। तो आप अपने रिलीजन के और डिप्लोमेट बनिए और अपना कल्चर, अपना रिलीजन अच्छे से और ईमानदारी से बताइए लोगों को, ठीक है। आप अगर रिलीजियस लीडर और उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो मुश्किल है आपके लिए ये अचीव करना। क्योंकि आप देखिए, अब ये जो डिबेट्स चलती है टीवी के ऊपर, जो बकवास चलती है, वहाँ पे कोई दाढ़ी टोपी वाले भी पहुंचे हुए रहते हैं, वो भी चिल्ला पुकार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और आप जब एज अ मुसलमान घर में बैठ के देख रहे हो उसको, आपको लगता है कि आपके व्यूज और आपकी सोच वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा, वो इंसान। आपको लगता है ये क्या बकवास कर रहे, तो और नाम खराब करेगा। तो आपको खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक बच्चा है, उसको एजुकेशन का उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके माँ बाप ने उठा के उसको मदरसे में भेज दिया। मदरसे में उसको एक एजुकेशन मिली इस्लाम की, है ना। वो वहाँ से पढ़ा, वो एक मस्जिद में जाके जॉब पे लग गया। वो कभी उस शहर से बाहर नहीं गया, उसने कभी कोई दूसरे रिलीजन के इंसान से बात नहीं करी। वो बंदे को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि भैया पूरे समुदाय और पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन आप करिए, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया कुछ सीखने का, आपने उसको कुछ सिखाया ही नहीं। आपने बस उसको एक सेट ऑफ थॉट्स है, उसको वो रटाए और अब वो मस्जिद में जाके वो ही बता रहा है।
इसको अब आप ये देखो कि अगर आपका कोई बच्चा है, आप उसको कॉलेज में भेजते हो, यूनिवर्सिटी में भेजते हो, या आप खुद जाते हो, है ना, उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में कोई तो मापदंड होता होगा कि टीचर कैसे सिलेक्ट हो गया, है ना। प्रिंसिपल वो पीएचडी के बिना नहीं लेते, है ना। लेक्चरर्स वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बिना नहीं लेते। वो ऐसे लोगों को टीचर्स करके हायर करते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने थीसिस लिखी हो या कहीं डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया हो, उनके जो रिसर्च है या उनके जो थॉट्स है उसको चैलेंज किया किसी ने और उन्होंने उसको डिफेंड किया हो। तो ये तो आपने उस बच्चे को अवेलेबल नहीं कराया, तो वो कहाँ से आपको सिखाएगा, है ना। उसके सामने बैठे हुए कोई बिजनेसमैन, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई जॉब वाला, कोई आईटी प्रोफेशनल, और आपने बोल दिया कि आप सबको सिखाओ, वो कैसे सिखाएगा? वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा आपसे, ना आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, आपको उसकी बात कैसे समझेगी? तो हर एक इंडिविजुअल को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, किसी एक मौलाना के ऊपर आप नहीं डाल सकते। वो बेचारा खुद अपने आप में लिमिटेड है, आपको उसको सिखाना चाहिए बल्कि, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जो सिख कम्युनिटी है, सरदार लोग, उनके बारे में आप जब भी सोचोगे या इंडिया में कोई भी सोचता है तो मन में एक रिस्पेक्ट ही आती है। वो क्यों? सोचा है कभी? क्योंकि वो उनकी सॉफ्ट पावर है, वो लोग काम ऐसे करते हैं, है ना। उनमें अच्छे बुरे लोग भी रहते, लेकिन वो अच्छे काम बहुत ज्यादा करते हैं। गुरुद्वारे में देखो आप, लंगर लगता है, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कौन से भी धर्म का कोई सवाल नहीं पूछते, है ना। बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी जो सरदार होते हैं वो वहां आके अपने बच्चों से प्लेटें धुलवाते हैं, और हर मुसीबत में गुरुद्वारे वाले पहुंचे हुए रहते हैं मदद करने के लिए। आर्टिकल 370 जब लागू हुआ था कश्मीर में, जो पूरा कर्फ्यू लगा दिया था गया था, तो दिल्ली से कई कश्मीरी लड़कियों को घर तक छोड़ के आए थे सरदार जी लोग। तो ये उनका काम है, ये जब वो काम करते तो उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है ना। तो ऐसे काम आपको भी करने चाहिए। कोविड में आपने देखा कई गुरुद्वारों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग लगा के सबकी मदद कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि भाई सिर्फ सिख लोग आइए, हम मुसलमान और हिंदू को नहीं आना, वो सबकी मदद कर, इसीलिए सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जब वो सड़कों पे उतरे 3 फार्म लॉस का विरोध करने के लिए, तो वो कामयाब हुए। उनके ऊपर कई तरह के कीचड़ उछाले गए, उनको खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, लेकिन पब्लिक ने माना ही नहीं। पब्लिक परसेप्शन चेंज नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि पब्लिक उनको जानती है ना। कितना बड़ा एग्जाम्पल है आपके आंखों के सामने सॉफ्ट पावर का, कि कोई कितना भी उनके खिलाफ बकवास कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं किया और वो सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे काम करने से सॉफ्ट पावर बढ़ती है। एक और, मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था, लल्लन टॉप करके एक चैनल है, न्यूज़ चैनल। उसकी जो एक लेडी रिपोर्टर थी, वो एक मस्जिद में चली गई, तो वहाँ के जो मौलाना थे उनका इंटरव्यू लेना चाह रही थी। तो मौलाना ने पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप हिजाब में नहीं हो, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे उसने कन्विंस किया मौलाना को, और उसने उसे एक सवाल पूछा कि मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ, तो आप बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ, है ना, तो आप कन्विंस करिए मुझे, बताइए कि क्यों मैंने हिजाब करना चाहिए। तो मौलाना की ज़बान नहीं पलट रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, है ना। तो क्या क्या मैसेज जाएगा? उनको उतनी सोचने की आज़ादी नहीं मिली, तो वो लिमिटेड, उनके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड होते हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी लेके वो काम करना चाहिए। आप कॉजेज उठाओ, दुनिया में कितनी परेशानी है, आप एक चीज उठाओ कोई भी, और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाओ। कई चीजें, औरतों के ऊपर कितने जुल्म होते हैं हमारे समाज में, आप कई सारे मुसलमान एक जगह जमा होके उसके खिलाफ लड़ना शुरू करो। आप जब उसमें सक्सेसफुल होंगे, लोगों को, औरतों को इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे,
और अच्छाई जब आप फैलाओगे और उसका क्रेडिट जब आपको मिलेगा, आप उसके हिस्सेदार हो, तो आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना। चाइल्ड लेबर एक कॉज है, बच्चों को काम पे लगा देते हैं लोग छोटे छोटे, उनको रेस्क्यू करो, उनको बचाओ, उनको एजुकेशन दो। छोटी छोटी चीज़ें ये समाज में अच्छाई फैलाने की, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप करोगे तो एज अ कम्युनिटी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। चलो ये तो फिर भी बहुत मेहनत वाला काम है और थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा आपको पैसा लगाना पड़ेगा। एक छोटी चीज़ आपको मैं देता हूँ। इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक और पार्किंग, है ना। आप सोचो कितने लोग हमारे यहाँ सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पार्क करते हैं कि रोड से जाने वालों को तकलीफ होती है। तो आप ये कॉज उठा लो, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो आपने ये उठा लिया और आपने ये धारणा दुनिया में कायम कर दी कि एक मुसलमान कभी भी ट्रैफिक रूल तोड़ेगा नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ेगा, रॉन्ग साइड नहीं जाएगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अभी मैं देखता हूँ जब जुम्मे की नमाज होती है तो बहुत सारे लोग मस्जिद पहुँचते हैं, है ना, तो वो कहीं भी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ, है ना। और अंदर जाके आप एक सफ में खड़े होते हो, एक लाइन में एकदम यूनिफॉर्मिटी से और डिसिप्लिन से आप खड़े होते हो। वही डिसिप्लिन आप मस्जिद के बाहर क्यों नहीं दिखाते? आपकी जब मस्जिद के बाहर की गाड़ियां ऐसी लगी जिसके वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और कोई दूसरे रिलीजन का बंदा वहां से गुजर रहा है, वो क्या परसीव करेगा, वो क्या सोचेगा आपके बारे में कि देखो ये लोग क्या कैसे गाड़ी लगाते, सबको तकलीफ हो रही है, सोचेगा ही ना। वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सभी ऐसे करते हैं, वो उतना उसका दिमाग नहीं जाता है ना। लोग दूसरों के बारे में ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो आप इस ओपिनियन को अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। आप पार्किंग अच्छी करो, जब भी कोई नॉन मुस्लिम वहां से गुजरे मस्जिद के सामने से, तो पार्किंग देख के इम्प्रेस हो जाए कि देखो मुसलमान लोग यार गाड़ी कितनी अच्छी से लगाते हैं, कभी इनके वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होती। कितनी रिस्पेक्ट आपके लिए उसके दिल में बन जाएगी। और कितनी छोटी चीज़ है, कोई आपको इसके लिए पैसा नहीं लग रहा, आपको टाइम नहीं लग रहा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपकी गाड़ियां अच्छे से पार्क करनी है, आपको सिर्फ सिग्नल नहीं तोड़ना, आपको बस रॉन्ग साइड नहीं जाना। छोटी चीजें अगर आप ये कर लो तो शुरुआत तो आपकी हो ही जाएगी, और उसके बाद में फिर आप आगे भी अपने आप बढ़ जाओगे क्योंकि सोच आपकी साफ हो जाएगी। ये ख्याल आपके दिमाग में लाना पड़ेगा आपको कि मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर आप इस्लाम में बिलीव करते हो तो दूसरे को तकलीफ देने से आपको भी गुनाह होता है, ये तो है ना। तो ये आप इसको प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? इसको प्रैक्टिस करो। थॉट्स थॉट्स की क्लैरिटी अपने दिमाग में लेके आओ। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे थॉट की क्लैरिटी किसको बोलेंगे। जैसे कि रिसेंट में इंडिया में या अपने महाराष्ट्र में बीफ बैन हुआ, है ना। काफ़ी लोगों को इससे परेशानी हुई, लोगों के बिजनेसेस बंद हुए और लोगों को ये लगा कि यार ये लोग सरकार जो है तो लोगों के पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर रही है। लगा ना, सबको लगा ही था ये, और कोई भी इसके फेवर में नहीं था, इस डिसीजन के मुस्लिम्स नहीं थे। अब आप इस सिचुएशन को उल्टी करके देखो। सोचो अगर कोई मुस्लिम पावर में होता और वो सुअर का गोश्त बैन कर देता, पोर्क बैन कर देता, आप ईमानदारी से सोचो कि कितने मुसलमान ऐसे होते जो ये सोचते कि एकदम हाँ सही किया है, कि यार वो फालतू गोश्त रहता, गंदा जानवर है, उसका गोश्त क्यों खाना, बैन करो साला। सोचेंगे ना, कई लोग सोचेंगे। तो यही जब किसी और ने कर दिया उसके धर्म के हिसाब से तो आपको बुरा लग रहा है। तो थॉट ये नहीं होना चाहिए कि क्या बैन करो क्या नहीं बैन करो, क्या सही है। थॉट की क्लैरिटी ये होना चाहिए कि क्या इंसान क्या खाना चाहता है, उसकी आज़ादी उस इंसान को खुद होनी चाहिए। आपका ख्याल ये होना चाहिए।
है ना, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन होना चाहिए, फ्रीडम टू ईट व्हाट यू वांट, मतलब आपको जो खाना है, जो आप खाना चाहते हो, वो खाने की आज़ादी आप में होनी, आपकी सोच में होनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भी पावर में होता तो आपने उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए कि भाई पोर्क कैसे बैन कर रहा है, क्योंकि ये लोग खाते हैं, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। थॉट की क्लैरिटी यही होती है ना। अब जैसे कि लव जिहाद का बड़ा मैटर चला था बीच में, और अभी भी चलता ही है। तो अब यही चीज़ मुसलमानों में भी है, मुस्लिम्स में भी है, कि कोई मुस्लिम लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करती है तो कई मुस्लिम्स को उससे तकलीफ होती है ना। आज आपके पास पावर नहीं है उसके खिलाफ लॉज बनाने की, लेकिन आपको मन में बुरा लगता है। आप ये नहीं सोचते तब कि एक लड़की है जो बालिग है, उसको अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी खुद है। वो क्या चॉइसेस करती है और क्या उसके फैसले, वो उसके और उसके खुदा के बीच में, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। ये थॉट की क्लैरिटी चाहिए, ये क्लैरिटी अपने मन में लाइए, और ये क्लैरिटी लोगों को तक पहुंचाइए कि हम ऐसा सोचते हैं, कि ये सोचने का तरीका है। हम पावर में हो या मत हो, वो बहुत सैड है हमारे पास कि कोई लड़का अगर अपनी मर्जी से शादी करे तो किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन कोई लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करे तो सबको तकलीफ हो जाती, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। वो क्यों है पता है? क्योंकि कई ज़माने से मर्दों ने ना औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझा है। उनको लगता है यार ये कैसे अपने डिसीजन खुद ले रही है ना, ये दूसरे के यहाँ चली गई। अरे दूसरे के यहाँ क्या होता है, वो खुद इंसान है, वो अपने चॉइसेस खुद ले सकती है। अच्छा बुरा जो है वो उसके तजुर्बे से सीखेगी, है ना। इस देश का कानून उसको ये इजाज़त देता है, यहाँ तक कि इस्लाम भी उसको इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से, फ्री विल नाम की कोई चीज़ है ना। देख, जैसे कि आप बोलते हो कि खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब अगर खुदा की मर्जी नहीं होती तो वो शादी नहीं कर पाती। खुदा ने उसको एक अपनी आज़ादी दे रखी है अपने फैसले खुद करने की, और उसके बाद खुदा उसको कैसे जज करता है, कैसा उसका फैसला करता है, वो उस लड़की और उस इंडिविजुअल और खुदा के बीच में, आपका उसमें बीच में टांग अड़ाने का कोई मैटर नहीं होता। ऐसी थॉट की क्लैरिटी आपको अपने मन में लाना पड़ेगा, आपको खुद टॉलरेंट बनना पड़ेगा, तभी लोग आपकी तरफ भी टॉलरेंट बनेंगे। वो ग्रीक फिलोसोफर था एक, मार्कस अरेलियस का, तो उसने एक उसकी कहावत है कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपकी जिंदगी की जो खुशी होती है ना, वो आपके विचारों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कि आपके विचार कितने अच्छे हैं। अच्छे विचारों को लाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को जो आपके अंदर है, जो आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है, वो लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को उसका फ़ायदा उठाने दो, तब वो आपकी रिस्पेक्ट डबल से करेंगे। जैसे कि आप, और वही है कि आप बड़े बड़े कॉजेज़ नहीं ले सकते तो आप छोटे छोटे कॉजेज़ उठाओ, जैसे कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि ज़बान की कीमत रखो अपने। दुनिया में ये बात जाहिर हो जानी चाहिए कि एक मुसलमान अपनी ज़बान से कभी पलटेगा नहीं। मुसलमान ने ज़बान दे दी तो दे दी। ये चीज़ बनाना कितना मुश्किल है। आपको बस धोखा नहीं देना लोगों को, झूठ बात नहीं करनी, जो आप बोलोगे वो करके दिखाना है। कितना अपने को एक्सपीरियंस होता है कि आपने किसी को कुछ काम दिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई लेबर है, वो या कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो बोलता है मैं अभी आता हूँ और वो 2 दिन के बाद आता है ना। तो उसकी ज़बान की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन आप अगर एक रिलीजन हो और आप बोलते हो कि हम हक रिलीजन है और हम अच्छी बातें बताते हैं और ज़बान से पलटना हमारे में गलत है, तो आपको उसका एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ेगा। और जब ये दुनिया में कॉमन हो जाएगा, कि मालूम हो जाएगा कि हाँ मुसलमान अपनी ज़बान से नहीं पलटता, तो आपकी इज्जत हर एक के मन में कई गुना बढ़ जाएगी।
छोटी छोटी चीज़ें हैं सॉफ्ट पावर को कल्टीवेट करने की। तो ये आप करो, इससे बड़ी से बड़ी जंग आप जीत सकते हो, लोगों के दिलों पे आप राज कर सकते हो इस सॉफ्ट पावर के थ्रू। हार्ड पावर से कुछ नहीं होता। हार्ड पावर ट्राई बहुत लोगों ने कर लिया है, हार्ड पावर का ज़माना भी चला गया है ना। तो यही थॉट है, यही एक रास्ता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस फ्रस्ट्रेशन में पढ़ने से अच्छा उस जो नेगेटिव आवाज़ है उनको साइड में रखो और आप सिर्फ अच्छे काम करना शुरू तो करो। आप शुरू करो, उसका रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। और इसके ऊपर और रिसर्च करिए, यूट्यूब पे या आप गूगल पे सॉफ्ट पावर सर्च करिए, देखिए उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और आप क्या दुनिया में अच्छाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानिए और थोड़ा काम करिए। वही है कि मेरा इरादा भी यही है कि अगर इसको सुन के अगर एक दो लोगों ने भी कुछ अच्छाई का काम शुरू कर दिया, अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए दुनिया में और एक अच्छी राय लोगों में उनके लिए बनने लगी, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।